लेकिन नोयो कंपनी में आज हमारे रडार पे है एसआर पोर्ट्स और इस कंपनी के एमडी मिस्टर राजीव अग्रवाल अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे चर्चा करने से पहले आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं, ये कंपनी एसआर ग्रुप का पार्ट है, देश की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है। 3 पोर्ट्स और 2 टर्मिनल्स ऑपरेट करना है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है इसके पास। इनफैक्ट 2 ऑपरेशनल पोर्ट्स हैं इस टाइम पे, हजीरा और वादीनार, जो कि गुजरात में या कि भारत के वेस्ट कोस्ट में ये दोनों ही पोर्ट्स मौजूद हैं। ये कंपनी दोनों ही वेट बल्क यानी कि क्रूड और लिक्विड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर लिक्विड प्रोडक्ट्स या फिर ड्राई बल्क कहना चाहिए, आयरन और कोल, ऐसे प्रोडक्ट्स दोनों यानी कि दोनों ही मिक्स वेट बल्क और ड्राई बल्क ऑपरेट करने का काम करती है। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले क्या ऑपरेटिंग कैपेसिटी या क्या ऑपरेटिंग क्षमता है आपका, जिन पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, और कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ये पोर्ट्स इस टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं? हमारी जो आज की कैपेसिटी है वो 88 मिलियन टन्स की है और लास्ट ईयर हमने कोई 43-44 मिलियन टन्स, सो ऑलमोस्ट अबाउट 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था। पोर्ट्स क्षेत्र में 70 to 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा करने से फिर पोर्ट थोड़े इतने एफिशिएंट नहीं रहते। आगे चल के हमारा प्लान है 2014 मार्च तक इस कैपेसिटी को 160 मिलियन टन तक करने का, और इस साल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा कार्गो कोई 69 मिलियन टन का हम लोग अपने पोर्ट पे देखेंगे, हैंडल करेंगे। आप कह रहे हैं 88 MMTPA पे ऑपरेट कर रहे हैं, FY14 FY15 तक आप 160 मिलियन टन पर एनम तक जाना चाहेंगे, यानी कि अगले 2 से 3 सालों में 80% कैपेसिटी एक्सपेंशन होता हुआ नजर आएगा इस कंपनी का। इसी केपेक्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पे फोकस करें तो पैराडीप 1, जहाँ पे आप आयरन और टर्मिनल या बर्थ लगाने की बात कर रहे हैं, लास्ट अपडेट था कि प्रोजेक्ट 90-92% के आसपास कंप्लीट हो चुका है। कब तक ये ऑपरेशनल होता हुआ नजर आएगा? ये अगले महीने हो जाएगा चालू, तो इससे 16 मिलियन टन और ऐड हो जाएगा, तो उसके बाद हमारी कैपेसिटी 104 मिलियन टन की हो जाएगी। तो जुलाई से आप कह रहे हैं ऑपरेशनल होता हुआ नजर आएगा, यानी कि आप जब अगली तिमाही के रिजल्ट जब घोषित करेंगे तब वो शायद वहां से फैक्टर इन होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ सलाया का प्रोजेक्ट करीब 50-55% के आसपास कंप्लीट होता हुआ नजर आया था, कब तक ये प्रोजेक्ट कमीशन होता हुआ नजर आएगा? और इसमें इंटरेस्टिंगली शायद फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस अभी तक आपको नहीं मिले, वहां पर क्या अपडेट है सर? तो ये प्रोजेक्ट जो है ये सितंबर 2013 तक हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे, और इसका जो फॉरेस्ट का जो पोर्शन है वो 2 किलोमीटर का एक पोर्शन है जिसमें हमें अप्रूवल लेनी है। तो ये भी जिस तरह से चल रहा है वहाँ पर मुझे लगता है कि बाई सितंबर हमको ये अप्रूवल मिल जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी काम हुआ है और पब्लिक नोटिस भी डाला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि ये एरिया जो है ये इको सेंसिटिव जोन के बाहर है, तो उस हिसाब से ये अप्रूवल भी आ जानी चाहिए। तो सितंबर तक ये आ जाएगी, और बाकी जो पोर्शंस हैं प्रोजेक्ट के, जो जेटी है और जो ऑन शोर वर्क है वो सब चल रहा है, तो उससे मुझे लगता है कि सितंबर 2013 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सर FY14-15 तक 160 MMTPA की आप बात कर रहे हैं, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या इन लोकेशंस पे फर्दर स्केलेबिलिटी का ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हजीरा में हम लोग जो 50 मिलियन टन की बात कर रहे हैं, अभी 30 मिलियन टन है, उसको हम 50 ले जाएंगे, वहाँ पर हम लोग 100 मिलियन टन तक जा सकते हैं, और वाडीनार में भी एक्सपेंशन हो सकता है, सलाया में भी एक्सपेंशन हो सकता है, सिवाय पारादीप के जहाँ पर लिमिटेशन है, जो हमारी कैपेसिटीज़ हैं वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगी, बाकी सब जगह देयर इज़ अ स्केलेबिलिटी। तो ये पोर्ट्स हम लोग इनको जैसे जैसे कैपेसिटीज़ हमें ज़रूरत पड़ेंगी हम लोग उन्हें बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम आपकी कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आप मैक्रो एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी हद तक स्लो डाउन इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, इकॉनमी की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। शिपिंग इंडस्ट्री और इंटर्न आपके कारोबार पर कितना इम्पैक्ट इसका पड़ता हुआ नजर आया है? ये बात है कि कुछ थोड़ा स्लो डाउन है, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म स्लो डाउन मैं इसे नहीं मानता हूँ। ये यू कैन से कि इट इज़ अ सिस्टमिक स्लो डाउन, जो कि मेरे हिसाब से करेक्ट हो सकता है बहुत जल्दी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स में रिडक्शन हो, थोड़े डिसीजंस जो कोल से रिलेटेड हैं और दूसरे अगर आ जाएं, तो ये बहुत जल्दी ये चेंज हो जाएगा सिनेरियो सारा, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है। और इन द नेक्स्ट क्वार्टर एंड द कमिंग क्वार्टर्स हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पूरे इकोनॉमी पे जो एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट लग रहा है वो चेंज हो सकता है।
सर, आपके क्लाइंट्स की अगर बात करें, आपके एंकर कस्टमर्स आई बिलीव एसआर ग्रुप कंपनीज हैं, नेमली एसआर स्टील, एसआर ऑयल, एसआर एनर्जी। इन एसआर ग्रुप कंपनीज से फिलहाल कितना रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन आता है और फिर थर्ड पार्टी क्लाइंट से आप कितना रेवेन्यू इस टाइम पे ला रहे हैं? जो अभी है हमारा ऑलमोस्ट 98% रेवेन्यू ग्रुप से आ रहा है, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनमें जब तक आपके पास एंकर कस्टमर ना हो, आप इनमें ना तो फाइनेंसिंग हो पाती है और आगे चल के भी बहुत प्रॉब्लम आती है, बिकॉज रैंप अप जो है कार्गो का वो धीरे धीरे होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा कस्टमर मिले और उसके बेसिस पे आप फाइनेंसिंग करके ये प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी अभी 3 या 4 साल पुरानी है और इसमें ये सब जो पोर्ट्स हैं उसमें काफ़ी आगे भी डेवलपमेंट है। तो ये देखते हुए हमारे पास एश्योर्ड कार्गो ग्रुप का कोई 80 to 90 मिलियन टन्स का है और हम 14-15 तक जब हमारी सारी कैपेसिटी ऑपरेशनल हो जाएगी, हमारा जो एक्सटर्नल बिजनेस है, थर्ड पार्टी बिजनेस है, वो कोई 30% तक चला जाएगा और जो ग्रुप का बिजनेस है वो कोई 90 मिलियन टन्स तक रहेगा। तो 90-95 मिलियन टन्स का ग्रुप का बिजनेस रहेगा और अबाउट 25 से 30 मिलियन टन का बाहर का बिजनेस। सो टोटल मिला के 120 मिलियन टन्स के करीब की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहेगी। ओके मिस्टर अग्रवाल, आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त हो चला है न्यूयॉर्क कंपनी में एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं, ये कंपनी पहले एशआर शिपिंग पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स के नाम से जानी जाती थी, जिसके बाद इस कंपनी का डीमर्जर हुआ था, यानी कि 2 अलग भागों में इस कंपनी को बांटा गया था। एक भाग था शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, ऑयल फील्ड्स, ड्रिलिंग बिजनेस, और दूसरे भाग में पोर्ट का कारोबार था। जिस कंपनी से हम बात कर रहे हैं, इसके पास स्पेसिफिकली सिर्फ पोर्ट का कारोबार है। जून 2011 में ये डीमर्जर या विभाजन हुआ था इन कंपनीज के बीच में, और एग्जिस्टिंग कंपनी यानी कि एसआर पोर्ट्स सिर्फ पोर्ट्स का कारोबार हैंडल करती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क कंपनी और आज हमारे रडार पे एसआर पोर्ट्स और इस कंपनी के एमडी मिस्टर राजीव अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप यानी कि एसआर पोर्ट्स का करीब 3,675 करोड़ रुपए का है। एज ऑफ मार्च 2012 कंपनी के प्रोमोटर्स के पास इस कंपनी में हेल्दी 83 से 84% के आसपास का हिस्सा था और ये कंपनी दोनों ही एक्सचेंजेस बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड है। मिस्टर अग्रवाल, ब्रेक पे जाने से पहले आपने स्पेसिफिकली बताया था कि करीब 80% के आसपास जो आप कार्गो हैंडल करने वाले हैं वो एसआर ग्रुप कंपनीज का ही होने वाला है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, पिछले कुछ क्वार्टर्स में किस तरह से आपने थर्ड पार्टी क्लाइंट्स का अकाउंट बढ़ाए हैं, किस तरह से ग्रोथ वहां पे वॉल्यूम्स में देखने को मिली है, और क्या आप कॉशियसली ट्राई नहीं कर रहे हैं कि अपनी डिपेंडेंस एसआर ग्रुप से थोड़ी सी मिटिगेट करें, कम करने की कोशिश करें? ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हो रहा है कि हमारे नए पोर्ट्स भी आ रहे हैं और कुछ एसआर ग्रुप की कंपनीज का एक्सपेंशन भी चल रहा है, तो जिसके कारण से हमारी जो ग्रुप का कार्गो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके कारण जो परसेंटेज टर्म्स में आप देखेंगे कि हमारा इतना इम्प्रेसिव ना लगे, लेकिन अगर आप देखें 14-15 तक जब तक हमारे सारे एसेट्स आ जाएंगे, अगर 25 से 30 मिलियन टन हम बाहर का कार्गो करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्गो है, क्योंकि आज देश की टोटल कैपेसिटी जो है वो कोई 1000 मिलियन टन की है और उसमें हमारा जो योगदान होगा आगे चल के अगर हमारे 160 मिलियन टन का होगा, तो ये काफी बड़ा एक फिगर है। मिस्टर अग्रवाल, एक कंसर्न जो मेरे दिमाग में आता है, एसआर ग्रुप कंपनीज की बिलिंग कैसे करी जाती है? क्या ये रेट, किस तरह से ये रेट्स डिटरमिन करे जाते हैं? और मैं एक्चुअली समझना चाहूंगा कि एक्चुअली आर्म्स लेंथ पे डीलिंग होती है? बिल्कुल आर्म्स लेंथ पे डीलिंग होती है और अगर आप एसआर ग्रुप की कंपनीज देखें तो एसआर पावर, एसआर ऑयल, ये सब स्टील, ये लिस्टेड स्टील तो लिस्टेड नहीं है, बाकी दोनों जो हैं वो लंदन में भी लिस्टेड हैं, तो इसमें सब ऐसे कंपनीज में कोई ऐसा काम कर पाना पॉसिबल नहीं है जो कि आर्म्स लेंथ ना हो, बिकॉज हर जगह स्टॉक एक्सचेंज सब जगह। मैं आप ही की कंपनी जो हाल में प्रेजेंटेशन दिया था प्रोजेक्शन देने के लिए पोर्ट इंडस्ट्री में, जो कि एक्चुअली एक हाई ग्रोथ फेज में या ग्रोथ मार्केट में जो प्रोजेक्शन थे, उसमें आप ही ने FY11 से FY20 का जो प्रोजेक्शन दिया है उसमें कहा है कि कैपेसिटी करीब 190% के आसपास बढ़ती हुई नजर आएगी, जबकि ट्रैफिक इस दौरान करीब 182% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट ऑफ लेट भी यहाँ पे हमने देखा है कैपेसिटी और ट्रैफिक में एक मिसमैच देखने को मिला है। तो क्या नियर टर्म में रियलाइजेशन इंपैक्ट नहीं होते हुए नजर आएंगे, स्पेशली थर्ड पार्टी कार्गो से? अगर आप कह रहे हैं कि एसआर ग्रुप कंपनीज के साथ आप आर्म्स लेंथ पे डील करते हैं तो वहां पे भी रियलाइजेशन इंपैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि कंपटीशन इंटेंस है इस टाइम पे? नहीं, देखिए, एक तो एसआर ग्रुप कंपनीज का जहां तक सवाल है वहां पर हमारे लॉन्ग टर्म
टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उसमें कोई ऐसा फेरबदल करना पॉसिबल नहीं है। और बाकी के जहां तक पोर्ट्स का सवाल है, हमारे देश में अभी जो पोर्ट्स की जो कैपेसिटी है उसमें एक तो कैपेसिटी कम है और दूसरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उसके कारण बहुत ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट 90-95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो कि कोई 75% होना चाहिए, जिसके कारण लॉट ऑफ वेटिंग और इनएफिशिएंसीज और ये सब हैं। तो इसके कारण जो प्रोजेक्शंस हैं उसमें आप देखेंगे कि ये जो यूटिलाइजेशन है ये घट के अगर 80% भी आ जाए तो भी हाई है। तो इसलिए इसमें काफी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होगा। और इसमें रेट्स ऐसे कोई कम होना कोई जरूरी नहीं है। मिस्टर अग्रवाल, हाल इसमें भी क्या है, पॉइंट टेकन। हाल में आपने अपने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करे थे, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अपने दर्शकों को बता दूं, कंपनी की आय साल दर साल 45% और एबिटा में 60% की बढ़त देखने को मिली। हालांकि कंपनी साल दर साल 11.5 करोड़ रुपए के मुनाफे से 61 करोड़ रुपए के घाटे पे पहुंचती हुई नजर आ रही है। हालांकि उसकी वजह एक कंटीजेंट लायबिलिटी जो 235 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी ने एस्टिमेट लगाया है। सर, आपसे समझना चाहूंगा ये कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है और उसका कितना पार्ट आपने चौथी तिमाही में रिकॉग्नाइज किया है? ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोवाइडेड थी, जो कि हमने 235 करोड़ इसका जो है पूरा हिट हमने इस लास्ट क्वार्टर में ले लिया था। और जो एक और कोई एक पॉजिटिव भी था, एक नेगेटिव, दोनों मिला के कोई 110 करोड़ का जो है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हमने लास्ट क्वार्टर में बुक किया। अच्छा, आप कह रहे हैं पूरा बुक कर दिया, इसका मतलब अब ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है फर्दर क्वार्टर्स में इसका कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बुक्स पे पूरी तरह से रिफ्लेक्टेड है? जी एब्सोल्युटली। तो इसमें मेरे हिसाब से ये पारदर्शिता के हिसाब से बेटर था। बिल्कुल, और हमने इस साल में ये हिट लेके इसे क्लीन कर दिया। ओके, अगर जो फोर्थ क्वार्टर में कह रहा हूं स्मार्ट ग्रोथ देखने को मिली है, रेवेन्यूज 40 जंप होते हुए नजर आए, अगर आप इसे वॉल्यूम और रियलाइजेशन गेन्स में अगर हमें ब्रेकअप करके बताएं किस तरह से ग्रोथ पैन आउट हुई है? लास्ट ईयर में हमारा 56% जो है वो रेवेन्यू और 60% एबिटा में ग्रोथ हुआ है। और अगर आप ये जो वन टाइम हिट का एलिमेंट निकाल दें तो हमारा प्रॉफिट कोई 173 करोड़ का था लास्ट ईयर एनुअलाइज्ड। और आगे चल के जैसे मैंने आपको बताया 43 करोड़ मिलियन टन से हमारी कैपेसिटी 69 मिलियन टन तक हमारी यूटिलाइजेशन होगी। तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट और एबिटा दोनों मेरे हिसाब से काफी अच्छे ग्रोथ देखनी चाहिए हमें नेक्स्ट ईयर। मिस्टर अग्रवाल, वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे चर्चा जारी रखेंगे और ब्रेक के बाद खास तौर पे फोकस करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट की क्या स्ट्रेंथ और किस तरह का मैनेजमेंट ग्रोथ का आउटलुक देती है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं आपको, इस काउंटर ने जनवरी से यानी कि इस साल की शुरुआत से अब तक 74% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फिलहाल ये काउंटर करीब 90 करोड़ रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। इसका 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर 122 रुपए का था, लेकिन उन हाई लेवल से स्टॉक फिलहाल 26% नीचे ट्रेड कर रहा है। फोकस में आज हमारे एसआर पोर्ट्स और इस कंपनी के एमडी मिस्टर राजीव अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर अग्रवाल, सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पे निवेशक जानना चाहते हैं किसी भी कंपनी की इनहेरेंट बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ। आपकी कंपनी की बुक्स पे इस टाइम पे कितना कर्ज है, कितना डेट है और रिजल्टेंट डेट इक्विटी रेशियो क्या है? इस समय जो डेट इक्विटी है वो 2:1 है। तो डेट अबाउट 5,500 करोड़ का है और इक्विटी कोई 2,700 या 800 करोड़ की है। तो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आई थिंक इज अ वेरी गुड नाइस डेट इक्विटी रेशियो। और क्योंकि रूपी डिप्रिसिएशन हमने काफी सिग्निफिकेंट है, काफी स्टीप होता हुआ देखा है। एक तो आपके शायद फॉरेन लोन्स भी होंगे, दूसरा आप क्या डॉलर रेवेन्यूज भी कमाते हैं, तो रूपी डिप्रिसिएशन का आपकी कंपनी आपके कारोबार पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ता है सर? नहीं, हमारा कोई फॉरेन डेट नहीं है, सिवाय 40 मिलियन के एफसीसीबी के कोई फॉरेन डेट नहीं है। और ज्यादातर रेवेन्यूज जो है वो अभी रुपीज में है, बट मतलब यू कैन से कि दे आर फॉरेन। चलिए, नेग्लिजिबल इंपैक्ट है रुपए में कमजोरी का। हाल में आपकी कंपनी ने एक स्ट्रैटेजिक करार करा था पोर्ट ऑफ एंटवर्प के साथ, जिसमें 175 करोड़ रुपए वो इन्फ्यूज करते हुए नजर आएंगे। दो पार्ट में सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। एक तो ऑब्वियस है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, रिसोर्सेज नॉलेज ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा, पर क्योंकि ये पोर्ट ऑफ एंटवर्प मेरे ख्याल से दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है यूरोप का, तो क्या वहां से कोई कार्गो टाइप्स होते हुए नजर आएंगे जिससे इंक्रीज ट्रैफिक होता हुआ नजर आए एसआर पोर्ट्स के लिए? और दूसरा, जो 175 करोड़ रुपए आने वाले हैं उसको आप यूटिलाइज कैसे करेंगे? ये 175 करोड़ जो है वो डेट रिडक्शन के काम आएंगे। तो ये ऑलरेडी आ गए हैं और हमने अपना डेट उतना रिड्यूस कर दिया है।
और दूसरा, जहां तक कार्गो का सवाल है, बिल्कुल आपने सही बोला कि ये जो टाइप है, इसका जो दूसरा फायदा है वो ये है कि पोर्ट ऑफ एंटवर्प से यहाँ और यहाँ से वहां तक का जो कार्गो का आना जाना है, वो हम चाहते हैं कि आगे चल के हम लोग कुछ टाइप। क्या आपने बैकअप द एनवेलप कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि कितना बढ़त देखने को मिलेगी, कितना बिजनेस है, कितना ट्रैक्शन आने की एक्सपेक्टेशन है, गुंजाइश है? वेल, ऐसा नहीं है किया है, लेकिन आगे आने वाले समय में जो हमारे पोर्ट्स में एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, वहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग कुछ टाइप्स पोर्ट ऑफ एंटवर्प में जो आप लोग ऑपरेट करते हैं उनके साथ करके आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, एक इनहेरेंट परेशानी सबके दिमाग में है कि आपके प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है कंपनी में 83-84% के आसपास, जिसे 75% तक नीचे लाना है। तो यहाँ पे इक्विटी डायल्यूशन को लेकर एक कंसर्न जरूर बना हुआ है। किस रूट में और कब तक डायल्यूशन होता हुआ नजर आएगा? ये डेडलाइन जैसे सबको पता है, जून 13 की डेडलाइन है, तो अगर वो एक्सटेंड नहीं होती है तो उसके अंदर अंदर इसको करना पड़ेगा। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 5 या 8-9% इक्विटी हमको मार्केट में और देनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से डाइल्यूशन होगा। दूसरा रूट ये है कि अगर प्रमोटर अपनी इक्विटी बेच के इसको कम कर सकें, तो अभी ऐसा कुछ हमने डिसाइड नहीं किया। चलिए, अभी इंडिसाइसिव है, लेकिन आखिरी सवाल से लेना चाहूंगा। फाइनेंशियल ईयर 2012 की बात करूं तो अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला, आय 52% बढ़ी, मुनाफे में 124% के आसपास की बढ़त, जैसा आपने भी कहा था, देखने को मिली, क्योंकि आप सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। 80% के आसपास आपकी कैपेसिटी बढ़ती हुई नजर आएंगे अगले 2 से 3 सालों में। किसी आम निवेशक या स्टेक होल्डर को किस तरह की ग्रोथ की गाइडेंस देना चाहेंगे इन 3 सालों में, क्योंकि कैपेसिटी आती हुई नजर आएगी, ग्रोथ किस तरह की पैन आउट होती हुई नजर आएगी? 30 से 35% का CAGR ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। चलिए, ऑन दैट नोट बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अग्रवाल आज CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो अगले 2 से 3 सालों में 35% साल दर साल की दर से शायद ये कंपनी बढ़ती हुई नजर आए, लेकिन वक्त हो चला है न्यू कंपनी में एक ब्रेक का। आगे लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा। नमस्कार।